और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। भारतीय नौसेना में आज आईएनएस विक्रांत शामिल हो गया। 43,000 टन वजनी ये जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। इसमें 2200 कंपार्टमेंट हैं और एक बार में 1600 से ज्यादा नौसैनिक रह सकते हैं। आईएनएस विक्रांत के आने से हिंद महासागर में और भारत की ताकत और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंप दिया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। इसी के साथ ही नौसेना के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। आईएनएस विक्रांत के आने से हिंद प्रशांत और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बढ़ेगी। आईएनएस विक्रांत पर एयरक्राफ्ट का लैंडिंग ट्रायल नवंबर में शुरू होगा और 2023 के मध्य तक ये पूरा हो जाएगा। अमेरिका, यूके, रूस, चीन और फ्रांस के बाद भारत भी अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनमें स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत ये 76% चीजें भारत में बनी हैं। भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विक्रांत ही था। ये वही जहाज था जिसने 1971 की जंग के दौरान भारत की ओर बढ़ रही पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को रोक दिया था। इस जहाज को भारत ने 1961 में ब्रिटेन के रॉयल नेवी से खरीदा था। 31 जनवरी 1997 को नेवी से आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था। अब तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ। 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत ने अपने सीहॉक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था। अब जब भारत ने स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया तो वही नाम बरकरार रखा। वो आईएनएस विक्रांत भी हिंद महासागर में भारत की बड़ी ताकत था और नया आईएनएस विक्रांत भी बड़ी ताकत होगा। समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अहम हथियारों में से एक है। ये इसीलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि न सिर्फ समंदर में बेड़ों की सुरक्षा कर सकता है बल्कि इससे हथियार दागे जा सकते हैं और लड़ाकू विमानों के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाते हैं। आईएनएस विक्रांत भारत सरकार के डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों का उदाहरण है। आज भारत उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जो अपनी तकनीक से ऐसे बड़े जहाज बना सकते हैं। आईएनएस विक्रांत के साथ साथ नौसेना का नया ध्वज भी मिला है। इसमें अंग्रेजों के सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज चिन्ह को शामिल किया गया। नौसेना के पास एक ऐसा युद्धपोत है जो अपने आप में एक तैरता एयरफील्ड और शहर है। इस पर बनने वाली बिजली से 5000 घर रोशन हो सकते हैं और इसमें लगे केबल तार अगर कोच्चि से शुरू हो तो कन्याकुमारी तक जाएं। भारतीयों के लिए गर्व का मौका है। ये भारत की प्रतिभा का उदाहरण है। ये सशक्त भारत की शक्तिशाली तस्वीर है। विक्रांत विशाल है, ये खास है, ये गौरवमयी है। ये केवल वॉरशिप नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के कठिन परिश्रम, कौशल और कर्मठता का सबूत है। आज आईएनएस विक्रांत ने भारतीयों को नए भरोसे से भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी पुलिस ने सागर और भोपाल में चौकीदारों की हत्या करने वाला सीरियल किलर को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सीरियल किलर ने सागर में हत्या के बाद चौकीदार का मोबाइल अपने पास रख लिया था। सागर पुलिस ने उस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि आरोपी फिलहाल भोपाल में ही है। गुरुवार को तड़के सुबह सागर पुलिस ने भोपाल से उसे गिरफ्तार किया, लेकिन इस बीच वो एक और हत्या को अंजाम दे चुका था। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखिए।
एक ही पैटर्न पर चौकीदारों की हत्या ने सिर्फ सागर में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे में सनसनी मचा दी। जल्द ही खबर फैल गई कि एक सीरियल किलर चौकीदारों की हत्या कर रहा है। इधर सागर पुलिस की एक बड़ी टीम तहकीकात में जुट गई। पता चला कि एक चौकीदार का मोबाइल फोन गायब है। जब पुलिस ने मोबाइल फोन को ट्रेस किया था, उसका लोकेशन भोपाल में मिला। पुलिस की टीम आनन फानन में गुरुवार की सुबह भोपाल पहुंची। आखिरकार सागर पुलिस को आरोपी मिल गया। उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। सीरियल किलिंग के इस आरोपी को सागर पुलिस अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन उसने गिरफ्तारी से चंद घंटे पहले एक और निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया। भोपाल के खजूरी इलाके में रात को सो रहे एक चौकीदार को उसने बेरहमी से मार डाला। हत्या की ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद है, जो आरोपी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। उधर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सागर पुलिस की कामयाबी पर पीठ भी थपथपाई है। बहुत कठिन टास्क था। अंधी मर्डर थे, वो अंधी हत्याएं थी, लेकिन सागर पुलिस को बधाई कि वो पीछा करते हुए, चूंकि वो जो उसने दूसरे या तीसरा जो मर्डर किया था सीरियल किलर में, उसका मोबाइल ले आया था, जिसका मोबाइल का फॉलो करते करते भोपाल तक आए। भोपाल में पकड़ा, पर वो भोपाल में एक हत्या चौकीदार की और कर चुका था, जो उसी ने कबूल की, जो बाद में जाके शिनाख्त भी हुई। जो आधार कार्ड है उस पर उसका नाम शिव प्रसाद है। सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की हैं। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है, और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई है। उधर भोपाल में चौकीदार के कत्ल के बाद पुलिस की पेट्रोलिंग और सतर्कता पर भी सवाल उठ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि सागर पुलिस के भोपाल आकर आरोपी के गिरफ्तार करने की बात से भोपाल पुलिस अनजान थी। जाहिर है कुछ उंगलियां पुलिस की तरफ भी उठ रही हैं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं उसने सबको सन्न कर दिया है। बताया जा रहा है चौकीदारों के बाद आरोपी के निशाने पर पुलिसकर्मी भी थे। जाहिर है जो चौथा कत्ल करने के बाद भी खुलेआम घूम रहा हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है। आरोपी की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन अब सबके जहन में सवाल है कि आखिर वो कत्ल क्यों कर रहा था। ये इनिशियल उसमें इसने बताया कि ये फेमस होना चाहता था और एक इम्पल्सिव टाइप का एक एक्शन करके और फेमस होने के लिए और सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में अलग अलग जानकारी प्राप्त करके इस प्रकार की घटनाएं उसने कारित की हैं और अभी और पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसको शामिल किया जाएगा। तो गैंगस्टर बनना चाहता हूँ। ये जो भी है इसमें ये काफ़ी जो बड़े रूप में ये फेमस होना चाहता था और फेमस होने के लिए ये घटनाएं उसने की थी और अभी इंटेंशन और क्लियर पतासाजी इसमें की जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि अभी काफ़ी जल्दबाजी है कुछ भी चीज़ कंक्लूड करने के लिए, तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है। इसमें हम लोग पुलिस रिमांड लेके और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश और आरोपी से पूछताछ के मुताबिक उसने फेमस होने के लिए सीरियल किलिंग शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि वो बड़े पैमाने पर फेमस होना चाहता था। पुलिस अब ये भी पता कर रही है कि मध्य प्रदेश की इन 4 हत्याओं के अलावा इस सीरियल किलर का तार क्या कुछ और बड़ी वारदातों से जुड़ा है। क्या इसने और भी हत्याएं की हैं? आमतौर पर हर वारदात के पीछे एक मोटिव होता है, लेकिन इस किलर ने सिर्फ फेमस होने के इरादे से हत्या की। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था जिसकी हत्याएं इसने की। लिहाजा इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसने पहले भी हत्याएं की हों। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस बड़े केस की जांच कर रही है। सागर से मनोज शर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को अब आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा। प्रदेश में आजीवन कारावास के लिए प्रस्तावित नीति 2022 के तहत यह फैसला लिया गया है।
मध्य प्रदेश में अब दुष्कर्मी आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे। प्रदेश की आजीवन कारावास नीति में बदलाव के तहत ये फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में जघन्य अपराध करने वाले सभी अपराधियों को पूरे जीवन जेल में ही रहना होगा। 10 राज्यों की नीतियों के अध्ययन के बाद ये पॉलिसी तैयार की गई है। एमपी में आजीवन कारावास के लिए प्रस्तावित नीति 2022 में नए प्रावधान के तहत अब जघन्य अपराधों में उम्र कैद की अवधि 14 साल का प्रावधान खत्म होगा। बच्चियों के साथ रेप, गैंगरेप जैसे गंभीर अपराधों में पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। आतंकी और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबारियों को अब आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। वहीं जिन आजीवन कारावास के कैदियों को 14 साल या 20 साल की वास्तविक सजा के बाद रिहाई की पात्रता बनेगी, वो भी तब रिहा होंगे जब कलेक्टर, एसपी और जिला प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की अनुशंसा और राज्य सरकार की मंजूरी होगी। नई नीति के तहत साल में 4 बार रिहाई का भी प्रावधान है। अब 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 अप्रैल और 2 अक्टूबर को नई नीति के प्रावधान जिला स्तरीय समिति और जेल मुख्यालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार की अनुमति से अच्छे व्यवहार वाले पात्र कैदियों को रिहाई मिलेगी। जो बनी है उसमें अब पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस 2 पर हमारे कैदियों की रिहाई का था। अब बाबा साहब अंबेडकर जी के 14 अप्रैल जयंती के अवसर पर भी कैदियों की रिहाई होगी और 2 अक्टूबर श्रद्धेय गांधी जी की जयंती पर भी कैदियों की रिहाई होगी। ऐसे 4 अवसर साल में ऐसे होंगे 2 की जगह जिन पर इसका लाभ मिलेगा। नई नीति पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजीवन कारावास के ऐसे बंदी जो अच्छे व्यवहार आचरण के चलते समय से पहले रिहाई का लाभ उठाते हैं, वे अलग श्रेणी के हैं, लेकिन आतंकी और बलात्कारी अलग ही श्रेणी के अपराधी होते हैं। रेप के मामले में किसी भी तरह की स्थिति में कैदियों को समय से पहले रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे अपराधी समाज के विरोधी हैं, इनको कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अब जघन्य अपराधों के दोषियों को आखिरी सांस तक जेल में ही रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 12वें छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की थी, जिसका असर देखने को भी मिला। उधर मंत्री रविंद्र चौबे ने हड़ताली कर्मचारियों से बात की थी, उन्हें हड़ताल खत्म करने के लिए कहा था। आखिरकार 12 दिनों से जारी सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। मंत्री रविंद्र चौबे से बातचीत के बाद कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। महंगाई भत्ता और एचआरए में इजाफे की मांग को लेकर सरकार और कर्मचारियों का गतिरोध सीएम की अपील के बाद खत्म हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। माना जा रहा है कि सीएम की अपील का असर है कि कर्मचारियों ने हड़ताल वापस करने का फैसला किया है। उधर सरकार ने भी ये आदेश जारी किया था कि अगर 2 सितंबर तक हड़ताली कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो वेतन में कटौती की जाएगी, लेकिन सैलरी कटने की नौबत आने से पहले ही फेडरेशन ने स्ट्राइक वापस ले ली। एक सकारात्मक निर्णय की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। आज जो है ये जो बैठक चालू हुआ उससे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी से मिले थे और आदरणीय रविंद्र चौबे जी मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, ये आप लोगों को सभी को पता है। इस हड़ताल की वजह से सरकारी विभागों में कामकाज लगभग ठप था। कई जरूरी काम भी सरकारी दफ्तरों में नहीं हो रहे थे, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा था। इधर कर्मचारियों के हड़ताल वापस लेना बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि रमन सिंह ने ट्वीट कर कर्मचारियों को अपनी मांगों पर डटे रहने के लिए कहा था। बीजेपी लगातार इस हड़ताल को अपना समर्थन दे रही थी, लेकिन कर्मचारियों ने मांगे पूरी हुए बिना ही हड़ताल खत्म कर दी। अधिकांश मांगों में सहमति बनी हुई है। अब आज चूंकि आंदोलन का स्थगन हुआ है, आने वाले समय में कर्मचारी अधिकारियों के हितों में जो भी निर्णय सरकार की ओर से आवश्यक होगा हम लोग निर्णय लेंगे। और इसी आश्वासन के उपरांत कमल जी ने आज अपना
जो प्रदेश स्तरीय आंदोलन था उसको स्थगन किया है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अपील पर ये जो आंदोलन स्थगन की घोषणा हुई है, मैं कमल जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की सरकार से महंगाई भत्ता और एचआरए बढ़ाने की मांग थी। कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार की तरह ही 34% महंगाई भत्ता देने की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं। इससे पहले भी कर्मचारी संगठन हड़ताल कर चुके हैं। उधर पिछले दिनों सरकार ने महंगाई भत्ता 6% बढ़ाया भी था, लेकिन कर्मचारियों ने इसे कम बताकर हड़ताल शुरू कर दी थी। फिलहाल सरकार और सूबे को एक बड़ी राहत जरूर मिली है। उम्मीद है कि अब सरकारी दफ्तरों में कामकाज पटरी पर लौट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। मध्य प्रदेश सेंट्रल रीजनल काउंसिल यानी सीआरसी की रिपोर्ट में नंबर 1 बना है। काउंसलिंग की बैठक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी। उन्होंने मध्य प्रदेश के परफॉर्मेंस की तारीफ भी की। न्यूज़ 18 के पास मौजूद सीआरसी की रिपोर्ट के अनुसार वुमेन क्राइम, चाइल्ड क्राइम, रेप, पॉस्को एक्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में एमपी नंबर 1 है। एमपी ने उत्तराखंड, यूपी और छत्तीसगढ़ को काफी पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में कुछ दिनों पहले सेंट्रल रीजनल काउंसिल की 23वीं बैठक हुई थी। न्यूज़ 18 के पास मौजूद इस बैठक की सीआरसी रिपोर्ट के अनुसार महिला और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े अपराधों के साथ पॉक्सो एक्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों में मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस यूपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के मुकाबले बेहतर रहा। एमपी में यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम ITSSO के आंकड़ों के अनुसार 21 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध से संबंधित 96.50% मामलों की जांच पूरी की गई। इनमें 60.80% की जांच 2 महीने के अंदर पूरी कर ली गई। सीआरसी की रिपोर्ट पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बेटियों के मामले में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने फांसी की सजा का प्रावधान किया है। 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। मध्य प्रदेश के हर जिले में महिला थाना है, हर थाने के अंदर महिला डेस्क है। दोनों को अगर मिलाने, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक को भी मिलाएं, इसको भी मिलाएं, सवाल बेटियों की तरफ ही जाता है। और बेटियों के मामले में हमारा मध्य प्रदेश पहला प्रदेश था वो जिसने फांसी की सजा बेटी के साथ में बलात्कार करने पर या इस तरह की घटना के लिए तय की है। और आपको ये जानकर अचंभा होगा, 38 लोगों को सजा, उसमें फांसी वाले केस में 38 लोगों को पैरवी करके जल्दी से जल्दी सजा मध्य प्रदेश के अंदर हुई। प्रदेश की महिला अपराध शाखा की चीफ एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने सीआरसी की रिपोर्ट पर कहा कि महिला अपराध की कार्रवाई 60 दिन में पूरी करने का प्रावधान है। प्रदेश में एक अभियान चलाकर ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि 2018 अप्रैल में ये सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ कि जो महिला संबंधी अपराध हैं उनमें 60 दिन में कार्रवाई पूरी कर लेनी है। तो एक अभियान जैसा चला करके ये कार्रवाई की जा रही है और इस वजह से हमारा जो प्रतिशत है कंप्लायंस का कि ये 2 महीने में कार्रवाई हो वो काफ़ी अच्छा है। सीआरसी की रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रिपोर्ट को देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा गया था। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, यानी मध्य प्रदेश में महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों पर कंट्रोल किया जा रहा है। कैमरामैन अजय तबर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। गुना के बंजारा चक में शिक्षकों पर हुए हमले को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। हमले के आरोपियों को पकड़ने जैसे ही पुलिस पहुंची, आरोपियों ने महिलाओं को आगे कर विवाद शुरू कर दिया। हालांकि घटना के आरोपी को पकड़ने गई टीम ने 2 वारंटियों को पकड़कर चोरी की 2 बाइक जब्त की। विवाद बढ़ता देख पुलिस फोर्स वापस आ गई और आगे की कार्रवाई जारी है। गुना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंजारा चक में आज फिर से एक बड़ा विवाद हुआ है। आरोपी को पुलिस पकड़ने गई थी और उसी दौरान आरोपियों ने महिलाओं को आगे कर दिया और विवाद बढ़ता गया और स्थिति जब तनावपूर्ण होती गई तो पुलिस फोर्स भी वापस लौट गई। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन ये नेता लोग और
2 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ चोरी की 2 बाइक भी जब्त की गई है। तो आपको बता दें, इसके बाद ग्रामीण भड़क गए और पुलिस से भिड़ने लग गए। पथराव की सूचना भी मिली है, क्लास का ताला भी तोड़ दिया। और जैसे ही विवाद बढ़ता चला गया, पुलिस फोर्स भी वापस लौट गई। गुना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों से पुलिस का विवाद हो गया, ग्रामीण भड़क गए क्योंकि पुलिस वाले पकड़ने पहुंचे थे आरोपियों को और आरोपियों ने महिलाओं को आगे कर दिया और धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया। 2 वारंटियों को भी गिरफ्तार किया पुलिस ने, 2 चोरी की बाइक भी जब्त की हैं। जैसे ही विवाद बढ़ा, पुलिस भी वापस लौट गई। आगे की कार्रवाई अभी जारी है। क्लास का ताला भी तोड़ दिया। आरोपियों को पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची थी और जैसे ही पुलिस पहुंची मौके पर, आरोपियों ने महिलाओं को आगे कर दिया और धीरे धीरे स्थिति तनावपूर्ण होती चली गई। पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार भी किया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए विजय जोगी हमारे साथ जुड़ गए। विजय, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, अभी तक इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो एक युवक ने कल जो है स्कूल में जो है उपद्रव मचाया, जिसके बाद ये पूरे घटनाक्रम सामने आया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है और आज जो आरोपी था उसके घर पर पुलिस ने दबिश दी। करीबन 3 थानों का पुलिस फोर्स जो है इस पूरी कार्रवाई में मौजूद रहा और अभी तक एक संदिग्ध को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आगे की विवेचना की जा रही है। वहीं कुछ पुलिस जवानों के ऊपर भी गांव की जो महिलाएं थी उन्होंने पथराव किया है। इसके बाद जो है वहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है और करीबन 1 दर्जन के करीब पुलिस जवानों की तैनाती उस गांव में की गई है, जिससे भी कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो सके। जी ठीक विजय, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।